हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सेस, कंपोनेंट ऑफ टैक्स लॉज। समझ में आई कि हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसमें पहले हमने बात की है इनकम टैक्स एक्ट। पहली बात क्या कही हमने, इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, ये 1961। अब एक्ट स्पेसिफिकली होता क्या है? एक्ट एक बुक का नाम है और उस पर्टिकुलर बुक के अंदर क्या होते हैं, सारे ही उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड लॉ होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं इनकम टैक्स एक्ट, तो इसमें किस मैटर से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे? इनकम टैक्स। अगर मैं कहता हूं कंपनी एक्ट, किससे रिलेटेड? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ में आ रहा है ये बात ना? तो एक ही एक्ट के अंदर सब कुछ नहीं होता, हर स्पेसिफिक मैटर के लिए अलग अलग रूल्स और अलग अलग लॉज बने होते हैं। तो उन सबको एक अलग अलग किताबों में रखा जाता है और उसी किताब का नाम क्या होता है? एक्ट होता है जी। जैसे आपके भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्या सारे सब्जेक्ट की किताब एक साथ में दे दे क्या? मजा करो कि अगर सारी किताब एक साथ दे दे। हाँ भैया, एक साथ में वो किताब, इतनी बड़ी किताब हो गई आपकी। अब कहीं भी जाओ, कोई चाहे आपको अगर टैक्स की बुक भी चाहिए तो भी वही ले जानी है। मतलब एवरीथिंग इज अगर इन वन बुक, कितना मजा आ जाए। हाँ जी, उठाते उठाते, हाँ भैया, बात समझ में आ रही है चीज़। तो दैट इज कॉल्ड द, इनफैक्ट किन्हीं स्टूडेंट्स को तो बहुत इजी लगता है चैप्टर वाइज नोट्स हो अपने पास में। जैसे जो चैप्टर चल रहा हो ना, वही लाना पड़े साहब। तो मेरे को किसी ने बोला चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए, जो चैप्टर है ना आपका वही लाना पड़े सर। क्यों? तो इसकी टैक्स की भी इतनी बड़ी बुक क्यों लाए? अगर अभी सपोज करो आपका हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी लिया है। समझ में आ रही? खैर, एनीवेज, एक्ट क्या होता है बेटा? एक्ट इज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो एक्ट इज ए पर्टिकुलर बुक इन विच ऑल लॉ रूल्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर मैटर इज कंटेन्ड। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करता हूं तो उसमें किससे रिलेटेड मैटर्स होंगे आपके? इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स होंगे। होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? ये कब आया था? ये 1961 में। 1961 में आया था और ये एप्लीकेबल जो हुआ ना, वो 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। चलने थोड़ा सा, बच्चा जब हुआ तो थोड़ा टाइम लगता है चलने में, तो चलना कब से लगा? 1 अप्रैल 1962 से लगा। तो पहला पॉइंट लिखे एक्ट के अंदर, इट कंटेन्स rules, regulations, और क्या होते हैं भैया? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और क्या रहेंगे? प्रोविजंस। अच्छा, किसके प्रोविजंस रहेंगे? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स है तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी देयरऑन, और साथ में क्या दे रखा होता है? कभी कभी कुछ प्रोसीजर्स भी दे रखे होते हैं। प्रोसीजर्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ टैक्स ऑथोरिटी। प्रोसीजर्स लिख लिया आपने, एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ टैक्स ऑथोरिटीज। अच्छा, टैक्स ऑथोरिटीज कौन होती है भैया, बताओ मेरे को? मेकर, इम्प्लीमेंटर या इंटरप्रेटेड? इम्प्लीमेंटर। क्या है? इम्प्लीमेंटर। टैक्स ऑथोरिटी होती है आपकी इम्प्लीमेंटर। क्लियर? चलिए, अब यहां पे क्या होगा? लेवी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है? इंपोज करना। लेवी ब्रैकेट में लिख दें इंपोज, नाउ लेवी जो है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर? सो आपका लेवी जो है इनकम टैक्स
कैसे लगेगा, किस पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ये सारी बातें किस पे होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, इट कम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये कब से इफेक्ट में आया, कब से एनफोर्स में आया, ये 1 अप्रैल 1962। हाँ जी, अब इसके अगर मैं अगर बात कहूं यहां पे, उस एक्ट के अंदर होता क्या है, एक्ट किस में बटा होता है, एक्ट होता है सेक्शंस में होता है, शेड्यूल्स में होता है, चैप्टर्स में होता है। समझ में आदमी, सबसे पहले आते हैं शेड्यूल्स, फिर रहते हैं चैप्टर्स, फिर रहते हैं सेक्शंस। समझ में आ गया। बेसिकली हम सेक्शन पे डिनोट करते हैं, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 1 2 3 4 सेक्शंस होते क्या हैं बेटा। तो सेक्शंस का मतलब क्या होता है, देखिए आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उस बुक में क्या होता है, हर चीज एक पूरी पैराग्राफ में बटी होती है या अलग एक साथ में सब कुछ दिया हुआ होता है। हर चैप्टर आपका पैराग्राफ में बटा हुआ होता है और हर पैराग्राफ एक अलग पॉइंट को डिनोट करता है। समझ में आ रही है ये बात, हो सकता है वो 2 पॉइंट को भी डिनोट करे, या अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट एक पैराग्राफ में आ गया, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट मुझे और एक्सप्लेन करना है, सपोज कीजिएगा कि आप टाइप्स ऑफ टैक्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स एक पॉइंट में आ गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, या दोनों को एक ही पैरा में लिखोगे, नहीं सर। तो इसमें भी क्या हुआ, जब ये एक्ट बना तो इसके जो रूल्स थे, अलग अलग मैटर से रिलेटेड, अलग अलग पॉइंट से रिलेटेड रूल्स बने, तो उसको क्या कर दिया गया, अलग अलग पैराग्राफ में डाल दिया गया, अलग अलग पैराग्राफ में डाल दिया गया। और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो सेक्शन होता क्या है, इट इज ए पर्टिकुलर पैराग्राफ, इट इज ए पर्टिकुलर पैराग्राफ। ये क्या है, पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ द एक्ट। बात समझ में आती है, क्लियर है। हर पॉइंट के लिए अलग पैरा होता है, सेक्शन 1 अलग है, सेक्शन 2 अलग है, सेक्शन 3 अलग है, सेक्शन 4 अलग है, इस तरह सेक्शन रहते हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आई आपको, क्लियर। नाउ उसके बाद में अगर मैं बात कहता हूं कि सेकंड क्या है, शेड्यूल्स। क्या है आपके शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या है, फॉर्मेट्स बताते हैं। शेड्यूल्स क्या है, फॉर्मेट्स बताते हैं कि किसी भी काम को करने का शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर आपको सपोज कीजिएगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सारी बातें कौन कंटेन करता है, आपका शेड्यूल्स कंटेन करता है। और एक और चीज होती है एनेक्स्चर्स। क्या होते हैं, चैप्टर्स तो चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होता है, चलो ठीक है, लेकिन एनेक्स्चर, अब एनेक्स्चर क्या होते हैं, एक और चीज होती है एनेक्स्चर। बताओ एनेक्स्चर का मतलब क्या होता है। देखो एनेक्स्चर्स, आपने नाम सुना एनेक्स्चर्स, नहीं सुना, नाम नहीं सुना, एनेक्स्चर। एनेक्स्चर का मतलब क्या होता है कि साथ में कुछ अटैच किया हुआ। अटैच किया हुआ मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात कहूं आपको एनेक्स्चर, इनकम टैक्स के अंदर मैं एनेक्स्चर की बात करूं तो एनेक्स्चर का मतलब होता है बेटा, जैसे सपोज कोई एब्रिविएशन आ गई, ठीक है, आईटी एक्ट में लिखा हुआ है इनकम आईटी एक्ट। अब इस आईटी की फुल फॉर्म क्या होगी, इनकम, लेकिन वो फुल फॉर्म इनकम टैक्स हो सकती है, ठीक है, इंडियन टैक्स हो सकती है, ठीक है, या इंडियन टोंगो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो इसके लिए क्या किया, एनेक्स्चर्स दे दिया। एंड में क्या दे दिया, एनेक्स्चर्स दे दिया। एनेक्स्चर्स में क्या होता है, जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशंस कुछ भी यूज किया गया है, उसका फुल फॉर्म, उसका मीनिंग वहां पे बताया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी, किसी को कोई डाउट। कहीं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ सपोज जैसे सपोज कीजिएगा पेनल्टी या फीस एज स्पेसिफाइड, फीस लिखा है, जैसे टैक्स ऑडिट है, एक होता है टैक्स ऑडिट होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। टैक्स ऑडिट है, उसका टैक्स ऑडिट जो होता है उसका रिपोर्ट फाइल करना होता है, उसका क्या करना होता है, रिपोर्ट फाइल करना होता है। रिपोर्ट फाइल करने की भी कुछ स्पेसिफिक फीस होती है, तो एज डिस्कस्ड इन द एनेक्स्चर। तो यहाँ पे फीस के लिए भी क्या होता है, वो कहां पे दे देते हैं, एनेक्स्चर्स में दे देते हैं। कभी भी ध्यान रखना, फीस वगैरह जो अमाउंट होता है ना, वो कभी एक्ट में नहीं होता, वो कहते हैं एज में प्रेस्क्राइब्ड। समझ में आ रही बात, एज में प्रेस्क्राइब्ड, क्लियर। रेट्स में जनरली क्या होता है, अगर मैं इनकम टैक्स की रेट्स कहूंगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रेट्स हैं, ये फीस हैं, ये क्या होता है, हर साल क्या होता है, चेंजेस इसमें होते रहते हैं। हर साल इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो कीप चेंजिंग वाले प्रोसेस होते हैं ना, वो कभी कभी जनरली एक्ट का पार्ट नहीं बनते। बात समझ में आती है आपको ये।
तो हम अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट में क्या क्या होता है? शेड्यूल्स, चैप्टर्स, सेक्शंस, एनेक्चर्स। बात समझ में आता है? लिखें साहब, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इट कंटेन, अच्छा 23 चैप्टर्स। 23 को ऐसे लिखे साहब, रोमन में। ये है, दिख रहा है बाबू? 298 sections. It contained 23 chapters, 298 sections and 14 schedules. क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सर? क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर यहां पे अगर मैं बात कहूं तो ये चैप्टर्स है, चैप्टर के सेक्शन है, और क्या है? शेड्यूल्स है। एंड ऑल्सो एनेक्चर्स, इसी में लिख दें, एंड ऑल्सो एनेक्चर्स। अब देखिए साहब, अब होगा क्या? आपका इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1961। इनकम टैक्स एक्ट बन गया बेटा 1961 में। हैप्पी बर्थडे हो गया उसका 1961 में, केक कट गया। लेकिन वो बदला चलने कब लगा? 1 अप्रैल 1962 से चलने लगा। अच्छा साहब, इसमें है कि ये कार्यक्रम संपन्न होगा, ऐसे से किया जाए, और क्या क्या लॉ होने चाहिए, ठीक है? आप कैसे टैक्स कंप्यूट करेंगे, कैसे इनकम कंप्यूट करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी गई, ये सारी बातें इसमें दी गई। अब हमें किस तरह, यानी प्रोसीजर, ये देखिए इसमें तो लॉ हो गया, इसमें क्या हो गया? लॉ बन गया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, उस दिन, उस समय जो इनकम टैक्स, आज एक चीज बताइएगा, 1961 की इनकम और आज की इनकम क्या बराबर होगी क्या? तो उस समय जो इसके प्रोविजंस थे वो भी आज ही एज गुड एज एप्लीकेबल होने चाहिए क्या? नहीं साहब। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट में तो जो आपका सेक्शन, जो आपका एक्ट है 1800 समथिंग का एक्ट है, 1870 वही चला आ रहा है, और उसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, क्योंकि प्राणी उस समय भी वही 2 थे और आज भी 2 है। क्या चेंज हो गया क्या? इंसान चेंज हो गया क्या? अब 2 कान की जगह 4 कान, ऐसा कुछ है क्या? नहीं साहब, वही फितरत है, वही इंसान है। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स की बात कहूं तो इनकम टैक्स के अंदर क्या 1961 के अंदर जो इनकम थी वही आज है क्या इनकम? क्या टैक्स इंप्लीकेशन, एक मिनट यार दे दो, टैक्स इंप्लीकेशन अगर मैं बात कहूं तो उस समय जो टैक्स इंप्लीकेशन थे क्या आज भी वही है क्या? नहीं साहब, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, और इनफैक्ट हर साल कुछ ना कुछ क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो अब मुझे किस में चेंज करना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको पूरा बदल देना है, या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे? तो थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे। तो अब सपोज कीजिएगा आपका रजिस्टर है, उस रजिस्टर में कुछ 2 लाइनें कट करनी है, सपोज कीजिएगा 2 लाइनें कट करनी है, उसकी जगह पे कुछ पॉइंट आपको और देना है, तो आप उसी में करेंगे, पूरा रजिस्टर ही बदल देंगे? उसी में करेंगे। तो यहां पर भी क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या होता है? हर साल कुछ न कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर? और इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करते हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं वो एक और एक्ट के द्वारा चेंजेस होते हैं, और उस एक्ट का नाम होता है फाइनेंस एक्ट। क्या नाम होता है? फाइनेंस एक्ट। होप यू अंडरस्टूड। फाइनेंस एक्ट हमको ये बताता है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, और ये चेंजेस होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं चेंजेस, हर साल हमको कैसे पता लगता है? देखिए, सबसे पहले क्या बनाया? लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने क्या किया? उनको इंप्लीमेंट किया, उसमें प्रोसीजरल पार्ट को इंप्लीमेंट किया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब बताइए इंप्लीमेंटेशन के अंदर उसमें क्या क्या दिक्कतें आई है, वो किसको पता होगा? लॉ मेकर को या इंप्लीमेंटर को? इंप्लीमेंटर को। उसके बाद में जो दिक्कतें आई थी, कुछ उसका डिसीजंस, केस लॉज भी हुए, कुछ डिसीजंस भी आए। बात समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? तो अब क्या होता है? इसको रिवर्स प्रोसेस होता है। अब इंप्लीमेंटर क्या करता है? इंप्लीमेंटर लॉ मेकर को बताता है, डिसीजन भी जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनका रेफरेंस लेते हुए इंप्लीमेंटर क्या करता है? लॉ मेकर को बताता है, साहब इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। एक प्रपोज कमेटी बनती है,
फाइनेंस मिनिस्टर की 23 मेंबर्स की एक कमिटी है। उसमें वो क्या करते हैं साहब, उसमें वो ये बताते हैं क्या प्रपोज चेंजेस उसमें होने चाहिए। अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है हमारा, इस एग्जिस्टिंग लॉ को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। जीएसटी कितनी बार चेंज हुआ, समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे अब हर साल क्या चेंजेस होंगे, हर साल क्या चेंजेस होंगे। क्या निर्मला जी को सपने आएंगे, क्या वो सो रहे हैं, प्रभु सपने में आए हैं, निर्मला निर्मल मन से ये चेंजेस इस बार कर देना, ऐसा होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो निर्मला जी को भी क्या कहेंगे, जो इंप्लीमेंटर होते हैं वो उनको बताते हैं, जो इंप्लीमेंटर होते हैं वो उनको बताते हैं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है चीज, क्लियर है। अच्छा, तो अब वो जो चेंजेस हैं निर्मला जी क्या करती हैं, उन चेंजेस को क्या करती हैं, एक साथ लिखती हैं, करती हैं और पार्लियामेंट में पेश करती हैं कि वी आर प्रपोज्ड। यानी जब तक वो फाइनल पास नहीं हो जाता, आपने कभी बजट सुना होगा तो बजट में हमेशा ये वर्ड होता है वी प्रपोज्ड। समझ में आ रही है। तो यहां पे वो जो चेंजेस होते हैं बजट के थ्रू आते हैं। बजट के थ्रू क्या होता है, प्रपोजल्स पेश किया जाता है। वो 1 फरवरी को जो हर साल की क्या होता है, 1 फरवरी को आता है। क्लियर, 1 फरवरी को आता है। अच्छा, अब मुझे बताइए 1 फरवरी को जो भी बजट आएगा, जो बजट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा या पिछला ईयर जा चुका उसके लिए आएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा यार, है ना। वो पिछला जा चुका है उसके हिसाब से फिर कहेगा कि हाँ जी ये आई मेरे पास में, सर मेरे टैक्स टुक्स क्या लगेगा, पता नहीं, एक बार तू कमा तो ले, फिर पता चलेगा क्या टैक्स है टैक्स नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए क्या। हम जो काम कर रहे हैं, आप सबको पता है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, और फेल होने के लिए कितना चाहिएगा दोनों पता है आपको। अच्छा, अब आपको पता ही ना हो पास होने के लिए कितना, एग्जाम देते ना, देख लेंगे जो भी होगा, एग्जाम देते बाद में डिसाइड करेंगे पास होने के लिए कितना चाहिए। जो भी है अपना जो इंस्टीट्यूट है वो एग्जाम देने के बाद में आपको बोलेगा कि इतना चाहिए इतना नहीं चाहिए, बताइए क्या हो सकता है क्या ऐसा। इसी तरह इनकम टैक्स में भी आप जिस ईयर में काम करना चाहते हैं, जिस ईयर में आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो इतना टैक्स लगेगा, मैं ये करूंगा तो मेरा टैक्स का सेविंग होगा। यानी टैक्स से रिलेटेड जितने भी लॉ है, जितने भी कंटेंट है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस की, आप अपने इनकम की प्लानिंग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, क्लियर है। तो यहां पर भी क्या हुआ, बजट आए साहब अब देखिए इनकम किस में चेंज करना है, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना है। इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करना है तो किसके थ्रू चेंज करेंगे, फाइनेंस एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट किसके थ्रू आएगा, बजट के थ्रू आएगा। हर साल आएगा क्या, हाँ जी हर साल आएगा, हर साल आएगा। उसमें बजट में ये पेश किया जाता है, ये चेंजेस करने हैं, पार्लियामेंट दोनों आपस में लड़ते भिड़ते हैं, उसको पास करते हैं, प्रेसिडेंट की साइन होती है। क्या बन गया अब वो, फाइनेंस एक्ट। क्या बन गया बाबू, फाइनेंस एक्ट बन गया। क्लियर। अगर मैं कहता हूं फाइनेंस एक्ट 2020, क्या बोला मैं, फाइनेंस एक्ट 2020 जो भी चेंजेस लाया, किस में लाया, इनकम टैक्स एक्ट में लाया, कुछ अपने में चेंजेस लाया, अभी हम बात करेंगे उसके हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट मेरा अपडेट हो गया और चेंजेस आ गए। अब ये फाइनेंस एक्ट 2020 फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर चलो फाइनलाइज हो गया होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 आया, तो 2020 वाले ईयर में कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2021। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं यहां पे, अगर मैं क्या करता हूं, फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, मुझे एक चीज बताइए, 2020 मार्च में हो गया काम, फरवरी में आया, हमने सोचा मार्च में पास भी हो गया, मेरा एक फाइनेंस एक्ट 2020 बन गया। मेरा क्या बन गया, एक फाइनेंस एक्ट 2020 बन गया साहब। ये इस ईयर में मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, एक प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है। वो कब एंड होगा, 31 मार्च 2021। इस ईयर के अंदर
इस ईयर के अंदर मैं जो भी इनकम कमाऊंगा, इस ईयर के अंदर मैं जो भी काम करूंगा, इस ईयर के अंदर मेरा जो भी बिजनेस चलेगा, इस ईयर के अंदर जो भी मेरे इनकम के सोर्सेज रहेंगे, उन सब पे कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस ईयर की इनकम का डिसीजन कब होगा? इस ईयर की इनकम का डिसीजन मेरा कब होगा? असेसमेंट कब होगा? 2021-22 में होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पूरा साल जाएगा तभी तो हम पता करेंगे कौन सी इनकम है। तो इस ईयर पर जो भी इनकम है, जो भी इनकम है वो कब पता चलेगी? इसके अगले साल में पता चलेगी। लेकिन इस ईयर की इनकम पे रूल कौन से लगेंगे? फाइनेंस एक्ट 2020 के लगेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आएगी? So what is my finance act? My finance act क्या कहता है? मेरा फाइनेंस एक्ट मुझे बताता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे अगले साल में किस तरह से तेरे को चलना है। समझ में आ रही? अगले साल में किस तरह से तेरे को कार्यक्रम संपन्न करना है। क्लियर? अच्छा, चेंजेस दूसरा एक और तरीका होता है। अब ये तो चलो पार्लियामेंट में गया, सब कुछ पास हुआ, लेकिन अब सपोज कीजिएगा अब अचानक से पार्लियामेंट, जरूर पार्लियामेंट के 12 ही महीने पार्लियामेंट बैठती है क्या साहब? नहीं, 12 ही महीने पार्लियामेंट नहीं बैठती। अब पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई है और अब कुछ मुझको लॉ बनाने हैं, मुझको यानी सपोज कीजिएगा निर्मला जी को कुछ लॉ बनाने हैं। अब क्या करे? क्या पार्लियामेंट का इंतजार करे? नहीं साहब, ऑर्डिनेंस आता है साहब। इसके लिए क्या आता है? ऑर्डिनेंस आता है। यस, 2020 में भी अपना ऑर्डिनेंस आया है। कोविड की सिचुएशन दो बार नोटिफिकेशंस आए, 2 बार ऑर्डिनेंस को पास किया गया। कोविड की सिचुएशन आई, कोविड की धीरे देखिए 1 फेब 2020 को क्या हुआ? ये बजट पास हुआ, बजट आया, आपका फाइनेंस एक्ट आया। उसके बाद में क्या हुआ? मार्च में क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया। धीरे धीरे आगे आपका और लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आ गया? लोगों की इनकम पे आ गया। क्लियर? तो अब उस समय कोरोना है, कोविड है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, क्या पार्लियामेंट बुला सकते थे क्या? नहीं साहब, पार्लियामेंट नहीं बुला सकते थे। तो तुरंत निर्मला जी गए किसके पास में? प्रेसिडेंट साहब के पास में गए। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब कौन है अपने? कोविड साहब। हाँ जी, तो तुरंत गए राम साहब के पास में गए और उन्होंने कहा सर ये तुरंत प्रभाव से लॉ लेके आने हैं, तो इसके लिए आपकी साइन सील चाहिए। उन्होंने साइन सील ठोका और पास ऑन कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यस, विथ इमीडिएट इफेक्ट वह ऑर्डिनेंस जो है एज गुड एज क्या काम करेगा? एक्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक्ट की तरह काम करेगा। बात समझ में आती नहीं आती? वो एक तरह से एक्ट का ही पार्ट माने जाएंगे। हमको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी दोस्त, फाइनेंस एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑर्डिनेंस भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या ऑर्डिनेंस को वापस पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं होती है क्या? होती है। यस, जब नेक्स्ट टाइम जब भी पार्लियामेंट आपकी बैठेगी तो बोथ हाउसेस में उस ऑर्डिनेंस को क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। क्या किया जाएगा बाबू? डिस्कस किया जाएगा। और डिस्कस करने के बाद में वह वहां से पास होगा और क्या बनेगा? एक्ट बनेगा, वो एक्ट का हिस्सा बनेगा। क्लियर है? अगर पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा? वो एक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो विद इमीडिएट इफेक्ट से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जनरली ये पास होता है और एक्ट की तरह ट्रीट हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड। बात समझ में आई होगी। सर पार्लियामेंट में डिस्कस होने से पहले तक वो मतलब वो एप्लीकेबल होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है, 100% होता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पॉइंट क्लियर है आपको? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंजेस हम जो पढ़ेंगे नॉर्मल चेंजेस, हालांकि 2 तरह से, लेकिन हम जो नॉर्मल चेंजेस पढ़ेंगे किसके थ्रू आते हैं भैया? फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। एवरी ईयर चेंजेस इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें प्लीज, नोट डाउन। हाँ जी, every year changes in the name of amendments brought by the Finance Act.
ब्रॉट बाय द किसके द्वारा लाया जाता है बताओ? फाइनेंस एक्ट के द्वारा लाया जाता है। होप यू अंडरस्टूड, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। फाइनेंस एक्ट में क्या क्या होता है, किस किस तरह से। अच्छा बताइए, अगर मैं बात कहूं कितने चैप्टर्स होते हैं? 23। हाउ मेनी चैप्टर्स? 23। हाउ मेनी सेक्शंस? ये धोखा है साहब, ये 298 के रूप में धोखा किया गया है। नाम दे दिया गया 298, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे सब सेक्शंस, और हर सेक्शन अपने आप में एक अलग करीबन 790 के आसपास सेक्शंस पढ़ाता है वो हमको। नाम क्या राजी कर दिया साहब यहाँ पे, क्या नाम कर दिया? राजी कर दिया। 298 ओनली। अरे काहे का 298 साहब? एक सेक्शन है आपका, आप देखेंगे आगे एक सेक्शन रहेगा आपका, सेक्शन रहेगा 80, सेक्शन रहेगा 80 डिडक्शंस के लिए बात करेगा कि कौन क्या भला है, वी डोंट नो, अभी अपने को आता नहीं है। हाँ जी, एक सेक्शन, ओनली सेक्शन का नाम क्या है? 80 सेक्शन नंबर 80। अभी सारा ये 80 भाई साहब, अरे पूछो ही मत। 80 सी, 80 ए भी था, बी भी था, वो तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 80 ए था, 80 बी था, 80 सी से लेके अच्छा अब 80 डी आ गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ डालना था, 80 सी सी आ रहा, समझ में आ रहा है? ये यूं घुसा दिया। अब अगर मैं बात कहूं, अगर आप सपोज कीजिएगा यहाँ पे 80, अगर सपोज कीजिए 80 सी है और 80 डी है, 80 सी और 80 डी। अब उनको 80 सी के बाद लेके अब कुछ और 80 सी में जो भी उससे मिलता जुलता कुछ लेके आना है, या तो सबसे एंड में लेके आए, या तो सबसे एंड में लेके आए। 80 यू बना हुआ, उसके बाद में क्या है? यू के बाद क्या आता है? 80 वी लाए, 80 जेड लाए, वो लेके आए। लेकिन उससे क्या होगा? हमको दिक्कतें आएगी, क्योंकि 80 सी का मैटर, एक मैटर तेरे को यहां मिला और एक मैटर सबसे नीचे मिला, तो ये क्या माथा फोड़ी यार, कभी एन कभी एन कभी एन, एक जगह नहीं डाल सकते क्या? तो उन्होंने कहा हाँ साहब डाल सकते हैं। उन्होंने बीच की गली निकाली, और इनके बीच की गली क्या है? 80 सी। और चाहिए 80 सी, और चाहिएगा 80 सी 1, मतलब बहुत सारी चीजें उनके पास में अवेलेबल है। समझ में आया? तो ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शंस आपको दिखावे के लिए दिए गए हैं साहब। कितने हैं? 298। राजी हो जाओ, 298 बहुत है, इतने तो आराम से चुटकियों में याद कर लूंगी या कर लूंगा। हाँ जी, सारे सेक्शंस हम याद करेंगे। हाँ, और बधाई आप लोगों को, आपके कोर्स में 298 नहीं है, ठीक है? आपके कोर्स में 298 पूरे सेक्शंस नहीं है, जो पोर्शन है वही हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? हाँ जी, कितने चैप्टर्स? 23 चैप्टर्स के अंदर कितने सेक्शंस? दिखावा है या झूठ है, छलावा है? समझ में आ गया? दिखावा है, झूठ है और छलावा। झूठ नहीं है साहब, दिखावा है और ये छलावा है, क्योंकि हम मासूम के साथ में ये अत्याचार है। 298 बोल के हमको राजी कर दिया, लेकिन सारे कम बगत 800 के आसपास पढ़ा देते हैं। क्लियर? समझ में आया? हाँ जी, अभी तुम देखते जाओ, सारा सिर्फ एक्ट नहीं है, एक्ट के साथ साथ में और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये बात समझ में आया तुमको? अच्छा, उसके बाद में शेड्यूल्स। हाँ, 14 शेड्यूल्स। हाँ, शेड्यूल्स 14। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शेड्यूल्स में इतना ज़्यादा काम, वो प्रोसेस, वो कहेगा फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें कहेगा। लेकिन चलो आपको एक्ट के अंदर, और एक्ट के अंदर क्या होते हैं? एनेक्स्चर्स होते हैं। एक्ट के अंदर क्या होते हैं? एनेक्स्चर्स होते हैं। तो एक्ट 4 पोर्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? कितने चैप्टर्स? कितने सेक्शंस? 298। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में शेड्यूल्स कितने? 14 और 23 दोनों क्या है? रोमन में है। रोमन में है, रोमन में है, किस में है? रोमन में है। और बीच वाला किस में है? अपने न्यूमेरिकल है। आ गया? समझ में आ गया चीज? चलिए, कब से इफेक्टिव हुआ ये? इस पूरे में ये 3 बातें याद करने की है। इस पूरे में ये 3 बातें याद करनी की। चौथी बात, इसमें जो चेंजेस होते हैं किसके थ्रू होते हैं? अब इस बेचारे की आज की स्थिति क्या है पता है तुमको? जगह जगह इतने चेंजेस हो गए हैं, मतलब आप ये सोचो कि एक तुम्हारा पेज है, ठीक है,
तुम साला बार बार अंडरलाइन कर रहे हो हैं, 61 से अभी तक तुम अंडरलाइन करते ही आ रहे हो उस पे, उस बेचारे पेज की हालत क्या हुई होगी। और ऊपर कुछ चेंज करना है, ये चेंज कर दिया, फिर चेंज करना है, चेंज कर दिया, इतने जगह कांट छाट हो रखी है, बेचारा इतने गाँव खाए हुए बैठा है, पूछो मत, फिर भी मुस्कुरा रहा है। समझ में आ रही है? इतने गाँव खाए हुए हैं फिर भी ये इसकी मुस्कुराहट है, यही तो इसकी शिद्दत है साहब, यही तो इसका मेन चीज है। लेकिन ये कहता है मुझे चेंज करो, मुझे अब तो चेंज कर दो, तुमने इतनी जगह पे मुझे, हाँ इतनी जगह पे कारियां लगा दी है, अरे कपड़ा अब तो एक नई ड्रेस सिला दो है? फिर फिलता है, कहीं रफ्फू कर दिया जाता है, कहीं कारी लगा दी जाती है, कहीं वो एक डिजाइन बना दी जाती है, कहीं थोड़ा फटा हुआ भी चलता है, कह रहे तो लेटेस्ट क्या है साहब, ये तो लेटेस्ट क्या है, फैशन है। तो अब इसके लिए अब लेकिन चेंज करना बहुत भारी काम है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मतलब चिदम्बरम साहब ने काम भी किया था, हालांकि नया चेंज आ गया था और ये चला गया डायरेक्ट टैक्स में चेंज आएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी। कुछ सुना हो कभी आपने डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, लेकिन साहब अभी तक कोई भी डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आ रहा। फिर चिदम्बरम साहब को पूछा गया ला रहे हो क्या, देखते हैं साहब। फिर जेटली साहब आए, उसके बाद में जेटली साहब आए, जेटली साहब ने कहा कि इसके अंदर जो चेंजेस है ना, जो भी चेंजेस है वो हम फाइनेंस एक्ट के थ्रू ले आएंगे, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज कर देंगे और 2-4 कार्य लगानी लगा देंगे, डायरेक्ट टैक्स कोड को ठंडे बस्ते में डाल। अभी भी वो तैयार है। निर्मला जी से पूछा ला रहे हो क्या, ना अभी ना, तो अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने की संभावना बहुत कम है। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। सो डायरेक्ट टैक्स कोड आता तो और भी उसमें माशाल्लाह कोड था, मैंने प्रपोज ड्राफ्ट उसका देखा था, बड़ा आनंददायक था। हाँ जी, खैर ये समझ में आया आपको। तो अपने को 1961 के अंदर ही वही पढ़ना है अपने को, ठीक है, एक्ट पढ़ना है अपने को, एक्ट के अंदर जो चेंजेस है वो पढ़ने हैं अपने को, तो फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और इनकम टैक्स एक्ट भी। कुछ चिंता ना करें, अपन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। क्लियर? किसी कोई डाउट हो अभी तक तो बताओ। इस पूरे में क्या याद करना है? फाइनेंस टैक्स एक्ट 19 कब से चलने लगा, इसके अंदर क्या क्या, ठीक है, समझ में आ गया। उसके ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें चेंजेस क्या हर साल होता है क्या? कौन सा एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एक एक्ट उस साल के लिए एप्लीकेबल होता है, अगले आने वाले साल के लिए। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है। हमारे एग्जाम के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? सर हमें तो ये बता दो, बाकी गए साइड में। कब तुम एग्जाम दोगे? आने वाले ईयर में एग्जाम दोगे तुम, समझ में आ रहा है? हाँ जी, होने 2020 में देगा, 2021 में दोगे एग्जाम, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा चलेगा? 20-21। तुम्हारा प्रीवियस उड़ गया, 20-21 प्रीवियस ईयर 20-21। प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2020। अच्छा, अब ध्यान रहो। अच्छा, अब बताओ, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? 2020, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-20 में, असेसमेंट ईयर 21-22 में कौन सी इनकम? 20-21 की इनकम। और 20-21 की इनकम के लिए कौन सा? फाइनेंस एक्ट 20, ठीक है। अच्छा बताओ, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए कौन सा एक्ट? समझ में आया? अच्छा, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 24 आएगा ना, कई साल तो आएगा, 23-24, तो कौन सा? 23। समझ में आया चीज? तो फाइनेंस एक्ट बाबू समझ में आया? तो फाइनेंस एक्ट का कनेक्शन किससे है? प्रीवियस ईयर से या असेसमेंट ईयर से? प्रीवियस ईयर से। तुम जिस प्रीवियस ईयर की बात करोगे, अब देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जिस प्रीवियस ईयर की बात करोगे उस कैलेंडर ईयर में जो फाइनेंस एक्ट पास होता है वह उस प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है। आया समझ में? अगर मैं 20-21 की बात करता हूं तो 20-21 में आपका मेरा कैलेंडर, फर्स्ट कैलेंडर ईयर कौन सा है? 20। इसके अंदर फाइनेंस एक्ट 20। आया समझ में?
प्रीवियस ईयर 27-28 के लिए अब सही बताना, प्रीवियस ईयर 27-28 बता दो, अब बता दो। 26 ये बस, मतलब एक, इसीलिए कहते हैं ना हम चलते हैं भेड़ चाल, हम चलते हैं भेड़ चाल, वो सब कूद रहा है। हाँ जी, हम आया समझ में आया। प्रीवियस ईयर पूछा मैंने, क्या पूछा? असेसमेंट ईयर 28-29 के लिए बता, चलिए फटाफट 27। समझ में आता है चीज, क्लियर है ये? अच्छा, अब ये फाइनेंस एक्ट क्या बोला है? चलिए, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो बताए, नहीं तो फिर आगे चले। क्लियर है यहाँ पे? सर अब तो ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर है। हाँ जी, अब हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। किसकी बात करते हैं? फाइनेंस एक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालें, फाइनेंस एक्ट कंपोनेंट में ही है। पहला क्या था? इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा क्या है आपका? फाइनेंस एक्ट। देखिए साहब, क्या ये हर साल आता है क्या? यस सर। फर्स्ट पॉइंट लिखें, एवरी ईयर बजट, एक मिनट में इसको ऐसे लिखें, एवरी ईयर दिस एक्ट विल कम, every year this act will come in the name of budget first, in the name of budget comma first। अच्छा, इस बजट को पेश कौन करता है साहब? प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। आगे लिख दें, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर की अगर मैं बात कहूं तो कौन सा? अच्छा, अभी कौन से मिनिस्टर अपने फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला जी। समझ में आ गया? हाँ जी, ओके। जब तक वो प्रेजेंट नहीं होता ना, तब तक क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? जब वो प्रेजेंट हो जाता है तो वो बिल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। जब पास हो जाता है तो क्या कहलाता है? एक्ट कहलाता है। क्लियर? वो क्या कहलाता है? बजट, उसके बाद बिल, एक्ट। बात समझ में आता है? और फिर एक्ट क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। क्लियर? सपोज, होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख ले इसमें, टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, इट इज कॉल्ड बजट डैश 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 ईयर, बजट डैश 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 ईयर। जैसे अब मैं कहूं 2020 में कर रहे हैं तो क्या होगा? ये बजट 2020। 21 में कर रहे हैं बजट 2021। समझ में आया? चलिए, सब्सिक्वेंटली इट विल बी कॉल्ड फाइनेंस बिल, सब्सिक्वेंटली इट विल बी कॉल्ड फाइनेंस बिल। समझ में आया? जो प्रेजेंट होता है तो क्या कहलाता है उसको? फाइनेंस बिल। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, once it become passed, next point, once it become passed by the both houses of parliament, once it become passed by the both house of parliament and consent of president have come dash करके लिख दें, have come dash करके लिख दें, it become act। कुछ नहीं, हम दो लाइन छोड़ के लिख दो, it become act। आया? समझ में आया आपको? पास हो गया, प्रेसिडेंट की कंसेंट आ गई, क्या बन गया? वो एक्ट बन गया। समझ में आता है? हाँ जी। अब ये एक्ट के प्रोविजन कब एप्लीकेबल होते हैं आपके? लिख दें भैया, नेक्स्ट लिख दें, फाइनेंस एक्ट प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल, फाइनेंस एक्ट ये वाला, फाइनेंस एक्ट प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम कमिंग प्रीवियस ईयर, फ्रॉम कमिंग प्रीवियस ईयर, कमिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आता है? हाँ जी। अपने लिए कौन सा एप्लीकेबल है भैया? देखो,
फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन मई, जून, नवंबर, दिसंबर 2021 कौन सा एप्लीकेबल है? 2020। समझ में आ गया? विल बी एप्लीकेबल। प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा हमारे लिए? 2021। लिख दें, लेट्स लिख दें फॉर अस पहला लिख दें फाइनेंस एक्ट 2020, फिर लिख दें प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, बस ये लिख दें। ऐसा इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दें फाइनेंस एक्ट कौन सा? 20, फाइनेंस एक्ट 20, फिर नीचे लिख दें प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021, और उसके बाद में क्या लिखे हैं? असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, समझ में आया आपको? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नेक्स्ट लिखें साहब, नेक्स्ट हेडिंग, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट ही पढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है? पहला क्या पढ़ना था? एक्ट। फिर क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट में थोड़ा बहुत जो पढ़ना होगा हमें काम का होगा। फिर क्या पढ़ेंगे? रूल्स। अब रूल्स 1962। हाँ जी, चलिए अब मैं कहता हूँ कि अगर हम चले 61 में चले हम, यानी रूल्स 61 में हमारा क्या था? क्या क्या? बट किसका? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961। क्लियर? अब चला, तो अब देखिए, अब जब वो चलना सीखा है तो अब उसको, अब क्या हुआ, जब इनकम टैक्स आ गया तो उसको एप्लीकेबिलिटी में बड़ी दिक्कतें आई सर। ठीक है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी बातें में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई कि फॉर्म्स, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, लेकिन रिटर्न कौन सा भरना है, किस तरह से भरना है, कौन कौन से कॉलम होंगे, उन सारी बातों में बड़ी दिक्कत आई। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए इनकम टैक्स रूल लाए गए। इनकम टैक्स क्या लाए गए? रूल्स लाए गए। समझ में आ गया? तो इनकम टैक्स रूल्स इज ए प्रोसीजरल पार्ट। क्या है ये? प्रोसीजरल पार्ट है। इनकम टैक्स रूल क्या है कि ये प्रोसीजरल पार्ट है। ये लॉ एप्लीकेबल होगा, किस तरह से होगा, उसके लिए जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस कहां पे लिखा हुआ है? इनकम टैक्स रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, सो इनकम टैक्स रूल में क्या होगा? प्रोसीजरल पार्ट होगा। उसके बाद में आता है आपका क्या? रूल्स हो गया। फिर हमें पढ़ने पड़ते हैं क्या? नोटिफिकेशन। क्या पढ़ने पड़ते हैं? इसके पॉइंट्स मैं कल लिखवा दूंगा आपको, अब थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या है आपका? चेंजेस। कल हमने पढ़ा था नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंजेस। क्लियर? अच्छा, हमारे लिए अच्छा, नोटिफिकेशन क्या आते रहते हैं क्या? हाँ जी, नोटिफिकेशन जब गवर्नमेंट को मूड होता है तब दे देती है साहब। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं साहब? सर्कुलर्स क्या होते हैं? गाइडेंस नोट। सर्कुलर्स इश्यूड बाय द, किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? सीबीडीटी के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीडीटी के द्वारा। समझ में आ गया? और वो क्या करती है? आपस में अगर जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, या एक व्हाट वी कैन से, एक दिशा दिखाने के लिए आपको क्या देते हैं? ये सर्कुलर इश्यू करते हैं। इट्स बाइंडिंग अपॉन ऑफिसर। इज इट बाइंडिंग अपॉन एसएससी? नो, लेकिन एसएससी इसके मजा ले, फायदा उठा सकता है, मजा ले सकता है, फायदा उठा सकता है। समझ में आ रहा है? एसएससी इसका क्या कर सकता है ना? फायदा ले सकता है। अच्छा साहब, जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स हैं, जो नोटिफिकेशंस और क्या हैं? सर्कुलर्स हैं, ये किस डेट तक के एप्लीकेबल है? किस डेट तक के एप्लीकेबल है? तो जब आप एग्जाम देते हैं ना, जिस महीने में आप एग्जाम देंगे उससे 6 महीने पहले तक के ये आपके एप्लीकेबल रहेंगे। आया समझ में? अगर कोई, आप सपोज कीजिएगा नवंबर में कोई एग्जाम दे रहा है, नवंबर से 6 महीने पहले देख लो। समझ में आ रही है चीज? अरे समझ में आया? हाँ जी। दिसंबर में दे रहा है उससे 6 महीने पहले देख लो। ये नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आपके लिए क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आता क्या? केस लॉस। क्या आता है? केस लॉस।
केस लॉज में क्या होता है, जहां पे क्लियरिटी नहीं आती है, जहां पे कोई चीज की क्लियरिटी नहीं आती है, तो हमको फिर किस में जाना पड़ता है, केस लॉज में जाना पड़ता है। उसके कुछ डिसीजंस आए हुए होते हैं, उनका रेफरेंस लेना पड़ता है और यह देखना पड़ता है उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसका किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया गया है, उसका किस तरह से मीनिंग निकाला गया है, केस लॉज। तो दोस्त, सबसे पहले फाइनेंस एक्ट, फिर नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट होगा, उसके बाद में फाइनेंस एक्ट, फिर क्या आपके पास, सॉरी इससे पहले कौन सा था आपका, इनकम टैक्स एक्ट, क्या आपका इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉज, ठीक है। इन सब के पैकेज को मिला के बनता है हमारा सब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। जहां जहां पे जिस इसका रेफरेंस लेना होगा वो रेफरेंस लेंगे, जहां जहां से जिस इसकी बातें करनी होगी वो करेंगे, लेकिन ये कंबाइंड पूरा पैकेज है आपका, ये पूरा पैकेज इस मालिक, आपको पूरा पैकेज पढ़ना है। प्रभु समझ में आया आपको, ठीक है। जहां जहां जैसा जैसा होगा हम वो पैकेज पढ़ेंगे, वो बातें करेंगे। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। क्लियर है साहब? आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।